हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफार्मर। इसके साथ ही बच्चों हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, मतलब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये कितने टाइप का होता है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, ठीक है। और इसके बेसिस पे हम कौन कौन से फॉर्मूला हमें पढ़ने हैं, और इसके साथ ही कुछ बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल, और एट द एंड हम पावर लॉस इन ट्रांसफार्मर भी देखेंगे। तो बच्चों, ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो वोल्टेज को ना ट्रांसफॉर्म करता है। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म वोल्टेज। लेकिन कुछ समय के लिए बच्चों अपने दिमाग को पॉज करो और सोचो कि सर ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करता है कैसे? वोल्टेज तो एनर्जी है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है, जो ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो तो एनर्जी है। हमने तो बचपन से पढ़ा है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे एनर्जी को हम कम से ज्यादा करते कैसे हैं, ये सोचो और कोशिश करो इसका आंसर पता करने की। तो बच्चों होता क्या है ना, जैसे मान लो मैं पहले तो इसको सिंपल इसका प्रिंसिपल आपको समझाने की अगर कोशिश करूं, तो मान लो मेरे पास दो कॉइल है, ठीक है। एक कॉइल में मैंने क्या किया, एसी सोर्स को लगा दिया। एक कॉइल में मैंने क्या किया, एसी सोर्स को लगा दिया। ये है मान लो एसी सोर्स, ये है मान लो एसी सोर्स। मैंने एक कॉइल को एसी सोर्स दे दिया। आपको पता है अल्टरनेटिव करंट कंटिन्यूअसली चेंज होता है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमेशा बदलता रहता है। जैसे कि ये है मान लो अल्टरनेटिव करंट, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बार बार चेंज होता है। तो अगर बच्चों करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बार बार चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मतलब ये जो सामने जो दूसरा कॉइल रखा गया है, इस कॉइल से जो लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो बार बार चेंज होगा, एंड हेंस उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। बच्चों यही बेसिक फंडा है ट्रांसफार्मर का। हम ट्रांसफार्मर में भी कुछ ऐसा ही करते हैं। वहां पे हम दो कॉइल लेंगे, एक प्राइमरी कॉइल और एक सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में हम एसी सोर्स अप्लाई करेंगे, मतलब इनपुट देंगे, और हमें पता है कि एसी सोर्स का मतलब जो अल्टरनेटिव करंट होता है उसका वैल्यू और डायरेक्शन बार बार चेंज होता है, हेंस मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और सेकेंडरी कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो यही है बच्चों बेसिक इसका प्रिंसिपल, मतलब म्यूचुअल इंडक्शन। किस प्रिंसिपल पे काम करता है अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बोलोगे म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ट्रांसफार्मर काम करता है। क्लियर? अब इसका कंस्ट्रक्शन समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो कंस्ट्रक्शन, हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले एक सॉफ्ट आयरन का कोर ले लेंगे। इसका भी रीजन है क्यों, हम एक सॉफ्ट आयरन का कोर ले लेंगे। सॉफ्ट आयरन कोर क्यों लिया जाता है? क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर जो होता है ना बच्चों, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। अगर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करने का मतलब इसके पास काफी ज्यादा क्षमता होता है, और ये अपने आप से अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को लीक नहीं होने देता, मतलब ये लॉस नहीं होने देता। ये काफी ज्यादा मैग्नेटाइज हो सकता है, इसीलिए हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं। इस तरफ में बच्चों हम लोग एक कॉइल लगाते हैं, ठीक है, ये हो गया। इसको हम बोलेंगे बच्चों प्राइमरी कॉइल। क्या है ये? प्राइमरी कॉइल। और इस साइड में बच्चों हम लोग एक कॉइल लगाएंगे जिसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल। क्या बोलेंगे इसको? सेकेंडरी कॉइल। क्लियर? प्राइमरी कॉइल को बच्चों यहां पे इनपुट सप्लाई दिया जाएगा, मतलब एक एसी का सोर्स लगा दिया जाएगा। ये क्या है? एसी सोर्स। और यहां पे हमें मिलेगा आउटपुट, यहां पे हमें मिलेगा आउटपुट। प्राइमरी कॉइल में बच्चों जो नंबर ऑफ टर्न है इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर एन सब पी से, और सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न है इसको हम डिनोट करेंगे एन सब एस से। क्लियर?
इतना में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक बात बताओ, हमें पता है कि अल्टरनेटिव करंट का जो वैल्यू होता है वो बार बार चेंज होता रहता है, ठीक है। हमारे घरों में जो डोमेस्टिक सप्लाई आता है, मगर मैं अगर इंडिया की बात करूं तो हमारे यहाँ जो एसी करंट आता है इसका फ्रीक्वेंसी 50 होता है। इसका मतलब हो गया कि वो 1 सेकंड में 2 बार जीरो, 1 सेकंड में 100 बार जीरो होता है। अरे देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है बताओ, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, मतलब वो 1 सेकंड में 50 साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं जब ऐसे करके, मतलब वो 1 सेकंड में 100 बार जीरो हो रहा है, बट आपको फील नहीं होता। आप लाइट को देखते हो वो तो जल ही रहा है, असल में वो इतना तेजी से वाइब्रेशन बार बार जीरो होके ऑन हो रहा है ना, वो पता नहीं चल रहा है, दिख नहीं रहा है, ठीक है। इन रियलिटी जो हमारे इंडिया में जो एसी सप्लाई आता है ना उसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है। तो बच्चों अगर एसी का करंट का मान लो मैग्नीट्यूड अगर चेंज होगा तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड भी तो चेंज होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला, दैट इज बी डॉट ए। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा बच्चों, दिख रहा है ना, हाँ, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो इससे अराउंड जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो इस सेकेंडरी कॉइल से क्रॉस करेगा वो भी चेंज होगा, और सेकेंडरी कॉइल में हेंस एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्लियर? बेसिक फंडा समझ में आ गया ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। तो हाँ, और एक चीज बच्चों यहाँ पे हमने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये जो सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज किया है, ये क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर। ये सवाल कई बार आता है कि व्हाई वी यूज सॉफ्ट आयरन कोर इन ट्रांसफार्मर। तो इसका रीजन ये है कि ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, नोट करके रखना है इन सबको, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। मतलब इसके अंदर देखो, अब एक बात बताओ, ये एसी करंट का वैल्यू बार बार चेंज हो रहा है, मतलब इसके अराउंड कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेंगे ना, प्रोड्यूस होंगे, है ना। तो ये क्या करेगा ना, ये जो कोर है सॉफ्ट आयरन कोर, ये इसको लीक नहीं होने देगा, फ्लक्स लीकेज को रोकता है, ये कम करता है, मतलब ये अपने अंदर ही इन सबको सिमटा के रखना चाहता है, चिपका लेता है अपने अंदर, ऐसे समझ सकते हो। मतलब यहाँ से जितना प्रोड्यूस होगा वो यहाँ से भी उतना ही क्रॉस होगा। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, हमें पता है कुछ ना कुछ तो लीकेज होता ही है, पावर लॉस भी आप लोग करते ही हो ट्रांसफार्मर में। ये मैं आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूँ कि जितना फ्लक्स यहाँ से निकलेगा उतना यहाँ से भी गुजरेगा, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। अब एक बात बताओ, प्राइमरी कॉइल में जो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा बाय फैराडे सेकंड लॉ, हम क्या लिख सकते हैं बताओ, दैट इज ईपी इक्वल टू माइनस एनपी इंटू डी फाई डी टी, ऐसा लिखा जा सकता है ना। ईपी इक्वल टू एनपी इंटू डी फाई डी टी बाई फैराडे सेकेंड लॉ। अच्छा एक बात बताओ, सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको कैसे लिखा जा सकता है, ES इक्वल टू माइनस NS डी फाई डी टी। क्या यहाँ पे डी फाई डी टी दोनों में सेम होगा? ऑब्वियसली सेम होगा। क्यों? देखो होगा क्या ना कि ये फेरोमैग्नेटिक है, इसके एक टर्न से जितना फ्लक्स क्रॉस करेगा, देखो उसके भी एक टर्न से ना उतना ही फ्लक्स क्रॉस करेगा, ये ध्यान में रखना। इसके एक टर्न से जितना फ्लक्स क्रॉस करेगा, इसके भी एक टर्न से उतना ही फ्लक्स क्रॉस करेगा। टोटल फ्लक्स कितना करेगा? अगर मान लो अगर एक टर्न से अगर डी फाई क्रॉस करता है डी फाई डी टी, तो NS से कितना करेगा, NS इंटू डी फाई डी टी। अब इसको डिवाइड कर दो और आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। सो ES बाई EP, अगर डिवाइड करने पर माइनस माइनस कैंसिल एंड दिस विल बी NS अपॉन NP। क्लियर? तो बच्चों हम यहां से देख सकते हैं कि जो EMF होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न का। ये एक फॉर्मूला है जो 75% केस में आपका काम आएगा। दैट इज EMF induced in secondary coil upon EMF induced in primary coil is equal to number of turns in secondary coil upon number of turns in primary coil। यहाँ से आप देख सकते हो कि सेकेंडरी कॉइल में जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न होगा उतना ज्यादा वोल्टेज इंड्यूस होगा। मतलब ये जो डायग्राम है ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर का है, ठीक है। ट्रांसफार्मर कितने तरह के होते हैं? दो, एक होता है स्टेप अप जो कम वोल्टेज से ज्यादा करता है, और एक होता है स्टेप डाउन जो ज्यादा वोल्टेज को कम करता है, ठीक है।
मैं इस फॉर्मूला पे ज़्यादा गौर नहीं करूंगा क्योंकि ये सब आपको बुक में भी मिल जाएगा। मैं वो सब बात करता हूँ जो बुक में आपको ना मिले। तो जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा था स्टार्टिंग में, आप एक बात बताओ सर, वोल्टेज तो एनर्जी है, तो हम इसको कम या ज्यादा कैसे कर सकते हैं? हमने तो बचपन से यही पढ़ा है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो बच्चों याद रखना ये सही है, ट्रांसफार्मर कोई मैजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो अपने आप ही वोल्टेज को कम या ज्यादा कर देगा। अगर कोई एनर्जी बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली कोई दूसरा एनर्जी घट रहा होगा। अगर कोई एनर्जी घट रहा है तो ऑब्वियसली कोई दूसरा एनर्जी बढ़ रहा होगा। याद रखना बच्चों, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज तो इंक्रीज होता है बट करंट रिड्यूस होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज डिक्रीज होता है बट करंट इंक्रीज होता है। और हमें पता है कि वोल्टेज और करंट दोनों ही क्या है? एनर्जी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक फॉर्मूला। हम देख सकते हैं कि ES अपॉन EP जो होगा वो NS/NP का इक्वल होगा। एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लो इसके ऊपर। मान लो तुमने इंड्यूस कर दिया 1000 वोल्ट, 1000 वोल्ट हमने मान लो मान लो 1000 वोल्ट हमने इनपुट दिया। इससे मान लो बच्चों नंबर ऑफ टर्न्स है 250 और NS में जो सेकेंडरी कॉइल में मान लो नंबर ऑफ टर्न्स है 750। तो हमें आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा? तो निकाल लो यहां से। तो दिस विल बी ES इक्वल टू NS अपॉन NP, दैट इज 750 अपॉन 250 इंटू EP उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 1000। तो यहां से मिल जाएगा 3000। तो देखो 100 वोल्ट तुमने इनपुट दिया, तुम्हें मिला कितना? 3000 वोल्ट। बट करंट रिड्यूस हो रहा होगा। सर कैसे पता लगाएंगे करंट रिड्यूस हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है? तो देखो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पावर। तो बच्चों पावर क्या होता है ट्रांसफर? इसको फटाफट पॉज करो और नोट कर दो, ठीक है। हालांकि मेन जो बात था वो यही था कि ये बच्चों ये फॉर्मूला इसको अच्छे से ध्यान से लिख लेना। इस पे न्यूमेरिकल आता है। सॉफ्ट आयरन कोड यूज किया जाता है, क्यों? क्योंकि फेरोमैग्नेटिक है, ये अपने आप से फ्लक्स को लीक नहीं होने देता। किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो म्यूचुअल इंडक्शन। बस ठीक है, क्लियर? तो बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं पावर। तो देखो बच्चों आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है ना कि आप जितना पावर इनपुट दोगे ना उतना ही आपको आउटपुट मिलेगा। ध्यान से देखो इस चीज को। फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट। आप जितना पावर इनपुट दोगे ना उतना ही पावर आपका आउटपुट में मिलेगा। पावर क्या होता है? वोल्टेज इनटू करंट। मतलब मैं बोल सकता हूं कि जो EMF इन प्राइमरी कॉइल इनटू करंट इन प्राइमरी कॉइल शुड बी इक्वल टू EMF इन सेकेंडरी कॉइल इनटू करंट इन सेकेंडरी कॉइल। मैं ऐसा कह सकता हूं। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जो ES अपॉन EP जो होगा बच्चों वो बराबर होगा IP इंटू IS का। देख रहे हो EMF जो है वो करंट का इनवर्सली रिलेशन में है। देखो ध्यान से, ES अपॉन EP इक्वल टू IP अपॉन IS। मतलब वोल्टेज तो इंक्रीज होता है बट करंट रिड्यूस होता है। और ES अपॉन EP का दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा था, दैट इज NS अपॉन NP। तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो, बट कब लगा सकते हो? जब ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी 100% हो। जब ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी 100% हो। नाउ व्हाट इज एफिशिएंसी? एफिशिएंसी मतलब बच्चों काम करने का मतलब वो क्षमता, आउटपुट। एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है अगर मैं बोलूं तो ये होता है बच्चों आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100। ठीक है, ये होता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला। एफिशिएंसी मतलब बच्चों कितना वो सक्षम है, कितना प्रोवाइड करता है। तो इसका एफिशिएंसी 100% है, मतलब आप इसको जितना दोगे पावर उतना ही आपको लौटा के देगा। जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा। तो ये ऑब्वियसली ये प्रैक्टिकली ट्रांसफार्मर ऐसा नहीं होता, वहाँ पे एनर्जी लॉस होता है हीट एनर्जी के टर्म में। हम देखते हैं कि जो वो ट्रांसफार्मर का जो बॉक्स है वो गर्म हो गया, बहुत सारे केसेस से अलग अलग तरीके से हीट एनर्जी जो होता है मतलब वोल्टेज जो है वो खर्च होता है। ये आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए है।
अगर एफिशिएंसी 100% है, जैसे मान लो आपको सवाल आया कि अ ट्रांसफार्मर विथ 100% एफिशिएंसी, ठीक है, एज नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मान लो गिवन है, ईएमएफ भी गिवन है, अगर आपको करंट पूछता है तो आप ये रिलेशन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कर ले फटाफट ताकि आपको समझ में आ जाए। चलो वीडियो को पॉज करो, फटाफट नोट करो इसको। कर लिया? ठीक, देख चलिए बढ़िया सा एक सवाल ले लो पहले इसके ऊपर। मान लो बच्चों ये है ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, ये सॉफ्ट आयरन कोर, ये हमने इनपुट लगा दिया और ये आउटपुट, ये क्या है? आउटपुट सप्लाई। यहाँ से हम इनपुट एसी सोर्स देंगे। मान लो बच्चों इनपुट दिया गया है फॉर एग्जांपल 220 वोल्ट, ठीक है, और मान लो 5 एम्पियर करंट जो है वो 5 एम्पियर है, मान, ठीक है, करंट जो है वो 5 एम्पियर है, दिख रहा है ना? हाँ ठीक, 220 वोल्ट 5 एम्पियर का मान लो सप्लाई दिया गया। बच्चों आउटपुट में मान लो हमें मिल रहा है अच्छा नंबर ऑफ टर्न्स देख लेते हैं पहले। चलो नंबर ऑफ टर्न्स इसका गिवन है, एनपी जो है वो है मान लो 50, ठीक है, और एनएस हमें नहीं पता, ठीक है, आपको बताना है ईएस हमें पता है एंड दिस इज 660 वोल्ट। आपको बताना है कि सेकेंडरी में करंट कितना होगा, ठीक है, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितना है ये बताना है, व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल एंड व्हाट इज करंट इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, और ये जो ट्रांसफार्मर है ये 100% एफिशिएंसी दे रहा है। क्लियर? तो बच्चों हमारे पास ये रिलेशन है ES अपॉन EP इक्वल टू NS बाई NP इक्वल टू IP अपॉन IS, राइट, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। ज्यादातर बच्चों न्यूमेरिकल में ना आइडियल ट्रांसफार्मर के ऊपर ही दिया जाएगा, ठीक है, अदरवाइज आपको एफिशिएंसी निकालना आता ही, मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया। तो ES नहीं पता, ठीक है, EP कितना है 220 वोल्ट, ठीक है, NS दिया हुआ है क्या? अच्छा ES भी तो दिया हुआ है ना, हाँ ES भी तो दिया हुआ है 660, ठीक है, NS दिया है क्या? नहीं दिया हुआ है भाई। NP गिवन है क्या? हाँ NP गिवन है 50, तो यहाँ से हो जाएगा ये 3 बार में और NS हो जाएगा 150। तो चलो एक तो कैलकुलेट हो गया, NS हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल दैट इज 150 ओनली 150 नंबर ऑफ टर्न्स है। नाउ इस रिलेशन को वापस से यूज करो, तो NS बाई NP इक्वल टू IP अपॉन IS। तो NS कितना है बच्चों 150, NP कितना है देख लो 50, IP कितना है 5 एम्पियर, IS कितना है नहीं पता, सो दिस विल बी 3, IS इक्वल टू 5 बाई 3 एंड दिस विल बी 1.67 एम्पियर। देख रहे हो करंट, देखो 3 टाइम्स रिड्यूस हो गया। समझ पा रहे हो कुछ? मैंने क्या कहा था, ट्रांसफार्मर कोई मैजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अगर ये वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा है तो करंट को डिक्रीज भी तो कर रहा है, मतलब ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर था। ये कौन सा ट्रांसफार्मर था? स्टेप अप। तो अगर ये 220 वोल्ट से 660 वोल्ट अगर ये बना रहा है तो करंट भी तो रिड्यूस कर रहा है। करंट देखो कितना कर दिया 1.67 एम्पियर, राइट। ये कोई मैजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो करंट वोल्टेज को अपने आप इंक्रीज कर देगा, ठीक है, तो करंट को रिड्यूस भी तो कर रहा है। क्लियर? समझ में आ गया? अब हम क्या करते हैं, आज का समरी लिख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा इसके बेसिस पे, ठीक है। सो
तो सबसे पहले बच्चों ट्रांसफार्मर कितने टाइप का होता है? 2, स्टेप अप और दूसरा स्टेप डाउन। ठीक है बच्चों, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी ज्यादा होना चाहिए नंबर ऑफ टर्न्स फ्रॉम प्राइमरी। अरे तभी तो ज्यादा वोल्टेज इंड्यूस होगा। देखा ना, ईएमएफ जो था वो नंबर ऑफ टर्न्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी होता है वो प्राइमरी से ज्यादा होना चाहिए। दैट्स व्हाई जो ईएस जो होगा वो ईपी से ज्यादा होगा, बट करेंट राइट डिक्रीज हो जाएगा। अगर वोल्टेज इंक्रीज होगा तो करंट डिक्रीज होगा। नाउ स्टेप डाउन क्या करता है? वोल्टेज को कम करता है, मतलब जो NS होगा वो NP से छोटा होगा। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी विल बी लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। नाउ ES जो होगा वो स्टेप डाउन है ना, तो वो भी कम होगा EP से, और जो IS होगा वो ज्यादा होगा IP से। क्लियर? फॉर्मूला क्या क्या पढ़ा हमने? दैट इज ES अपॉन EP इक्वल टू NS अपॉन NP इक्वल टू IP अपॉन IS। बस यही फॉर्मूला लगा लो। हाँ, बट फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, हालांकि ऐसा होता नहीं, एनर्जी लॉस होता है। इसको रोकने के लिए हम बहुत सारे मेथड्स को यूज करते हैं, जैसे सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं। हम लोग 2D प्लेट्स बना लेते हैं कोर का, सॉफ्ट आयरन का, और उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रख देते हैं ताकि ज़्यादा फ्लक्स लीक ना हो। हम लोग ऐसा वायर को यूज़ करते हैं ताकि लो से लो रेजिस्टेंस हो। ठीक है, तो बहुत सारे मेथड्स हैं, 3-4 मेथड आप बुक से देख सकते हो। बेस्ट जो तरीका है वो है सॉफ्ट आयरन कोर को यूज़ करना। ठीक है, और एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था बच्चों, बताओ? एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट इनटू 100। तो ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला है बच्चों। ये समरी लिखना इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि एग्जाम टाइम पे ना ये बहुत काम आता है। अगर आपके पास मान लो 2 से 3 मिनट है तो आप डायरेक्टली इन सबको देख लो, आपको वापस से सारा कुछ एक बार में रिकॉल हो जाता है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये छोटा सा वीडियो था ट्रांसफार्मर के ऊपर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, बहुत कम समय है एग्ज़ाम का। सो बाहर में जाए दुनियादारी और अपने पढ़ाई पे फोकस करें। खुश रहे, जय हिंद।